नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है सड़क पर घूमती पागल बुढ़िया कैसे बनी करोड़ों की मालकिन। जब बहू बेटे ने देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। फिर माँ ने भी दी उनके कर्मों की ऐसी सजा कि बेटे को बर्बाद कर दिया। वह पागल बुढ़िया जो सड़क पर हर किसी को पत्थर मारती फिरती थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह औरत आज करोड़ों की मालकिन बनी बैठी है। जब बेटे बहू ने उसे आज इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में लाखों के डिजाइनर कपड़े पहनते देखा तो आंखें फटी रह गईं। आखिर अचानक वह बुढ़िया इतना कैसे बदल गई? जो कल तक मिट्टी और खाने में फर्क नहीं कर पाती थी, आज अचानक कैसे वह करोड़ों का व्यापार संभालने लगी? आइए जानते हैं। एक दिन साहिल अपने ऑफिस में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आया। कॉल आने पर साहिल अपने कुछ वॉलंटियर्स को अपने साथ लेकर बताई गई जगह पर पहुंच गया। दरअसल वहां कुछ लोग मिलकर एक बुढ़िया को पीट रहे थे। जैसे ही साहिल वहां पहुंचा तो तभी उसे वहां एक लड़का खड़ा हुआ देखा। वह साहिल को देखते ही उससे कहने लगा, साहिल भैया, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। देखिए ना, यह लोग इस बुढ़िया को कितना पीट रहे हैं। साहिल दौड़ता हुआ आगे आया और उसने उन सब लोगों को डांट फटकार कर वहां से भगाया, लेकिन कोई न माना। तो साहिल ने पुलिस में फ़ोन करने की धमकी दी और उन सबको डरा धमका कर वहां से भगा दिया। तो सब लोग डर कर वहां से चले भी गए। लेकिन उन सब के जाने के बाद साहिल ने देखा कि उस महिला के सिर से खून बहे जा रहा है। साहिल ने फौरन ही उस महिला को उठाया और उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां जाकर उसने उस महिला की पट्टी करवाई, लेकिन जैसे ही उस महिला को होश आया तो वह अजीब सी हरकतें करने लगी और पट्टी निकालकर फेंकने लगी। साहिल ने उसे बच्चों की तरह संभाला और समझाया कि अगर उसने अभी पट्टी हटाई तो उसके सर से खून निकल आएगा, इसीलिए वह पट्टी ना निकाले। साहिल उसके लिए खाने की चीजें लेकर आएगा। यह सुनकर वह महिला खुश हो गई और फिर आराम से चुपचाप बैठ गई। लेकिन साहिल के मन में अभी भी कई सवाल थे, जिनका जवाब जानने के लिए उसने इस लड़के को वापस फोन मिलाया जिसने साहिल को फोन किया था। तब उसने बताया कि वह बुढ़िया पागल है और वहीं सड़क पर ही आते जाते अक्सर वह उसे देखा करता था। लेकिन कल जब वह निकल कर जा रहा था तो देखा कि कुछ लोग मिलकर उसे मार रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उसने साहिल को फोन कर दिया। अब साहिल को केवल इतनी ही बात पता चली, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए साहिल वापस उसी जगह पर पहुंचा जहां लोग उस बुढ़िया को मार रहे थे। वहां जाकर उसने आसपास के लोगों से पता किया तो उन्होंने उसे बताया कि कुछ सालों से यह बुढ़िया यहाँ पर ऐसे ही भटक रही है। किसी से कुछ कहती तो नहीं, लेकिन पूरा दिन बस इधर उधर घूमती रहती है और खुद ही खुद बड़बड़ाती रहती है। कहती है, मेरा बेटा आएगा मुझे लेने तो सबकी शिकायत करूंगी। किसी से कुछ खाने को मांगती है तो कहती है कि मेरा बेटा आकर पैसे दे देगा, तुम मुझे खाना दे दो। अब बताओ भला, ऐसे मुफ्त में कोई उसको खाना क्यों देने लगा? और कल यहाँ से स्कूल के बच्चे जा रहे थे, उनके हाथ में खाने की कुछ चीज़ थी। यह उन्हें देखकर उनसे कहने लगी तो उनमें से एक बच्चे ने वहाँ पड़ा पत्थर उठाकर इसके सिर पर दे मारा। तो बदले में यह बुढ़िया उन बच्चों की ओर दौड़ी। चीख कर भागते हुए बच्चों को देख सब लोगों ने इस बुढ़िया को पीटना शुरू कर दिया। किसी ने पत्थर से मारा, किसी ने लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। बस उसके बाद फिर कोई आदमी आया और उस बुढ़िया को बचा कर ले गया। बेचारी न जाने कब से यहाँ ऐसे ही भटक रही है। उसकी बातों से तो समझ आता है कि अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही है। कई बार लोगों ने
इसे उस पेड़ के पास खड़े होने से मना किया है, पर यह चाहे दुनिया में घूम आए, लेकिन अगर आएगी तो हमेशा वहीं खड़ी होती है। और कोई इसे भगाए तो कहती है कि मेरा बेटा मुझे ढूंढने आएगा और मैं यहाँ ना मिली तो वह परेशान हो जाएगा। इसीलिए मुझे यहाँ रहने दो, मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसकी हालत देखकर तो कई बार सच में बहुत तरस आता है और लगता है कि ऐसी औलाद से तो इंसान बे औलाद रहे वह ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा तो नहीं पता, पर यह बुढ़िया पागलपन में जितना दोहराती है उससे ही इसकी औलाद के कर्मों का पता चल जाता है। बेचारी, बस इतना ही पता है साहब, इससे ज़्यादा नहीं जानता। उसके बाद साहिल ने उस दुकान वाले से उस पेड़ के बारे में पूछा जहाँ वह महिला अक्सर रहती है। साहिल वहाँ पहुँचा तो उसे वहाँ एक गठरिया मिली जिसमें एक साड़ी, जो कि बिल्कुल मैली कुचली थी, और कुछ और कपड़े रखे हुए थे। साथ ही एक तस्वीर थी जिसमें वह वृद्ध महिला, उसके साथ एक और आदमी और एक लड़का था। शायद यह उनके परिवार की फोटो रही होगी। वहां से वह सामान लेकर साहिल अस्पताल वापस आया और उस बुजुर्ग औरत को अपने साथ उस वृद्धाश्रम में ले गया जहां उसके जैसी बुजुर्ग महिलाएं, न जाने कितनी महिलाएं रहती थीं। लेकिन इस स्थिति में उसे वहां ले जाना उचित था भी या नहीं? पहले तो साहिल इसी बारे में बहुत सोच रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि कुछ दिन अपने पास रख कर देखते हैं। अगर कोई समस्या लगी तो मेंटल असाइलम भेज देंगे। और फिर इसके पीछे की वजह क्या है, साहिल यह भी जानना चाहता था। उस बूढ़ी महिला से साहिल ने बात तो की थी, साथ ही इस महिला की बातचीत करने के तरीके से और थोड़े समय से उस महिला के आसपास रहने के बाद साहिल इतना तो समझ ही चुका था कि महिला से किसी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही शांति प्रिय और साधारण स्वभाव की महिला थी। और फिर यदि अपने ऊपर कोई बात आकर पड़े तो इंसान अपनी सुरक्षा तो करता ही है। तो हो सकता है इसीलिए यह उन बच्चों के पीछे दौड़ी हो। खैर, अब जब साहिल इस बात से निश्चिंत हो गया कि यहाँ किसी को इस महिला से कोई खतरा नहीं है, तो साहिल ने उस वृद्ध महिला को उसकी मेंटल हेल्थ ठीक करने के इरादे से एक डॉक्टर से मिलवाया और डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता रहा और वह महिला न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होने लगी, बल्कि मानसिक रूप से भी वह धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। अब वह हर छोटी छोटी बात पर नहीं तो गुस्सा करती थी और ना ही इधर उधर भागने लगती थी। साहिल से उस वृद्ध महिला को खास लगाव हो गया। साहिल को अब वह अपने बेटे की तरह ही मानने लगी थी और हर वक्त उसे अपने आसपास देखना चाहती थी। साहिल को और कोई ऐसा खास काम नहीं था तो वह भी अक्सर वहीं रहता था। अब वह बस जानना चाहता था कि आखिर इस वृद्ध महिला के साथ हुआ क्या है और यह यहाँ कैसे पहुंची, उनकी यह हालत कैसे हुई। धीरे धीरे डॉक्टर की दी दवाइयों से जब फायदा लगने लगा तो साहिल ने एक साइकाइट्रिस्ट से बात की और उनकी स्थिति जानने के लिए कहा। उस डॉक्टर ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। वह उनके पागलपन की वजह जानने के लिए उनसे बातें करने लगा और बातों ही बातों में वह उनसे जानने की कोशिश करता कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिसके कारण वह इस स्थिति में पहुंच गई। तब धीरे धीरे कुछ सेशन के दौरान उस वृद्ध महिला ने साइकाइट्रिस्ट को बताया कि उनका बेटा, जो कि उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था और वह उसका इंतज़ार करती रही, आज भी वह उसका इंतज़ार कर रही थी, बस एक उम्मीद के कारण कि शायद वह वापस आए, शायद उसे अपनी माँ की याद आ जाए। डॉक्टर ने बताया कि अब वह पूरी तरह से ठीक हैं। यदि आप चाहें तो आप उनसे खुद ही सब कुछ पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार करेंगी। दरअसल
साहिल ने पहले एक दो बार उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसका नतीजा तो बहुत ही बुरा निकला। साहिल ने तो उनसे यह सोचकर बात की थी कि वह उसे कुछ बताएंगी, लेकिन उल्टा साहिल को मिली हुई तस्वीर दिखाने पर वह महिला जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती और रोने लगती। और इसी कारण साहिल ने उस महिला से उनके बीते हुए समय के बारे में कोई बात नहीं की। सोचा कि जो हो गया सो हो गया, जब यह पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तब मुझे खुद ही सब कुछ बता देंगी। और आखिरकार आज वह महिला यानी चंद्रलेखा जी पूरी तरह से जब ठीक हो गई तो साहिल ने उनसे बात की। शाम के समय जब वह अकेली पार्क में बैठी थी तो साहिल उनके पास आया और उनके पैर छूकर उसने प्रणाम किया और बोला, आंटी जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? कोई परेशानी तो नहीं है ना? साहिल के पूछने पर उन्होंने मना कर दिया और बोली कि नहीं बेटा, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब साहिल ने कहा कि आंटी जी, क्या आपको याद है जब आप यहाँ पहली बार आई थीं और आप मुझसे जब मिली थीं पहली बार, तब किन हालात में थीं? तब उस बुजुर्ग महिला यानी चित्रलेखा जी ने कहा कि ज़्यादा अच्छे से तो याद नहीं, पर इतना ज़रूर याद है कि अस्पताल में मेरी पट्टी करवाने के लिए तुम ही मुझे लेकर गए थे। बेटा, तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है, मैं तुम्हारी सदा आभारी रहूंगी। मैं यह तो नहीं कह सकती कि मैं यह आभार तुम्हारा चुकाऊंगी, क्योंकि मुझे तो अपने जीवन का भी नहीं पता कि मेरा जीवन कितने समय के लिए है। ऐसे में मैं तुम्हें यह भरोसा नहीं दिला सकती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगी, लेकिन यदि ईश्वर ने मुझे कभी भी मौका दिया तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं तुझ जैसे बेटे की माँ बनूं। इस जन्म में न सही तो अगले जन्म में परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी कि मुझे तेरे जैसा ही बेटा दे। यह कहते हुए चित्रलेखा जी भावुक हो गईं। तो उनके आंसू पोंछता हुआ साहिल बोला, अरे आंटी जी, इसमें रोने की क्या बात है? अब भी मैं आपके बेटे से कम हूँ क्या? मेरे लिए आप अब भी मेरी माँ के समान ही हैं। पर अगर आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती तो वह बात अलग है। इतना कहकर साहिल टेढ़ा मुंह करके हंसने लगा और बोला, चलिए अब आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, बहुत हुआ रोना धोना। अब आप मुझे यह बताइए कि आप इन हालात में कैसे पहुंची? मुझे जहाँ से जो पता चला अभी तक केवल मुझे उतना ही पता है, पर मैं सब कुछ आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। बताइए ना माँ जी। तब उस वृद्ध महिला ने गर्दन हिलाई और बोली, ज़रूर बताऊंगी बेटा। यह बात आज से लगभग 5 साल पहले की है, जब मेरा बेटा पहली बार अपने गांव से बाहर निकला। वह तो बहुत समय पहले ही गांव छोड़कर आ जाना चाहता था, लेकिन मेरे पति और मैं दोनों में से कोई भी राजी नहीं हुए और हमने अपने बेटे को साफ साफ मना कर दिया कि जो भी पढ़ाई लिखाई करनी है अपने ही शहर में रहकर करो, कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हारे ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं और तुम्हें किसी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है तब देखा जाएगा। लेकिन मेरा बेटा पढ़ने में बिल्कुल सामान्य था, इसीलिए उसके नंबर भी बस थोड़े बहुत पास होने लायक ही आया करते थे। इसीलिए वह अपने पिताजी से कभी जिद नहीं कर पाया। 12वीं पूरी होने के बाद कॉलेज भी उसने अपने ही शहर में पूरा किया और जब उसका कॉलेज पूरा हुआ तो इस दौरान मेरे पति, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे, उन्होंने हमेशा ही अपने परिवार के लिए सब कुछ बेहतर किया। अपने शहर के अच्छे से अच्छे कॉलेज में बेटे को पढ़ाया। मेरा एक बेटा और एक बेटी थी, बेटी उससे भी बड़ी थी। तो जब तक मेरे बेटे का कॉलेज चल रहा था उसी समय मेरी बेटी की उन्होंने शादी कर दी। शादी के बाद बेटी के ससुराल वाले भी ठीक ही थे। उस समय पर दहेज का बहुत चलन था, सो मेरे पति ने भी दुनिया भर का कर्जा लेकर हमने अपनी बेटी की शादी की और बहुत धूमधाम से की थी। बेटी की शादी होने के बाद इधर बेटे की पढ़ाई चल रही थी
और उसकी पढ़ाई में भी जितनी भी ज़रूरत थी इतने पैसे उन्होंने लगाए। उन्होंने न सिर्फ अपने बच्चों के वर्तमान के बल्कि उनके भविष्य के बारे में भी सोचा। उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर भी फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ था और साथ ही हमारे बेटे के लिए भी। और शायद उन्हें अंदाज़ा था कि भविष्य में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने जीते जी अपना वह घर मेरे नाम करवा दिया। जितना पैसा उन्होंने बेटे की शादी में लगाया उतना ही पैसा उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई में भी लगाया। और आखिरकार हमारा बेटा सफल हो गया और उसे शहर से दूर कहीं नौकरी मिली। लेकिन जिस दिन वह अपने बेटे से मिलने के लिए शहर में आए, उसी दिन वापस लौटते समय एक हादसे में वह अपनी जान गंवा बैठे। और इस बात की खबर जब मुझे मिली तो उस वक्त तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। समझ ही नहीं आया कि अब क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अब तक ज़िंदगी की हर मुश्किल का सामना हमने साथ मिलकर किया था और फिर अचानक हुए इस हादसे ने हमें बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। मैं तो उस दिन के बाद जैसे बिल्कुल किसी पुतले की तरह हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। वक्त के साथ साथ हर दुख हर परेशानी कम लगने लगती है। तो बस ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। समय बीता और समय के साथ ही मेरा यह दुख भी कम होता चला गया। अब बेटे ने अपनी नौकरी तो जारी रखी, क्योंकि वह अपनी नौकरी छोड़कर मेरे पास नहीं आ सकता था। लेकिन गांव वालों ने उससे कहा कि वह मुझे अपने साथ ही ले जाए। लेकिन ना ही तो मेरा बेटा मुझे शायद अपने साथ ले जाना चाहता था और ना ही मैं उसके साथ जाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने पति की यादों के सहारे उस घर में समय बिताना चाहती थी। और ऐसे ही दिन बीतते रहे। मेरी बढ़ती उम्र के साथ साथ मेरी परेशानियां भी बढ़ने लगीं। मैं अक्सर बीमार रहने लगी थी, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था। तो मेरी सबसे बड़ी बीमारी मेरा अकेलापन ही था, जिसके कारण मैं चैन की सांस नहीं ले पा रही थी। इधर बेटे ने अपने लिए एक लड़की देख ली और मैं भी हंसी खुशी मैंने उसकी शादी करवा दी। शादी के कुछ महीने बाद ही मेरा बेटा मुझे लेने के लिए गांव पहुंचा और बोला कि माँ एक काम करते हैं, अब इस घर की क्या ही ज़रूरत है भला यहाँ। चलो एक काम करते हैं, हम यह घर बेच देते हैं, क्योंकि वहाँ शहर में भी मैंने अपना घर खरीद लिया है। तो अब हमें यहाँ घर की क्या ही ज़रूरत है। और फिर जब आप मेरे साथ चली जाएंगी तो यहाँ कोई देखभाल करने वाला भी नहीं रहेगा। इसीलिए अब सबसे बेहतर यही रहेगा कि हम यह घर बेचकर शहर में एक साथ मिलजुल कर रहें। मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे की बातें मुझे सही लगीं और मैं उसे मना नहीं कर पाई। कुछ समय बाद वह गांव आया और उसने घर बेचने की पूरी तैयारी कर ली। मुझे अपने बेटे या बहू के घटिया इरादों के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसा मेरा बेटा कहता रहा, मैं तो उसे ही सच मानती रही। मुझे लगा कि वह सचमुच मेरे बारे में सोच रहा है। सचमुच ही मुझे अपने साथ लेकर जाएगा और अपने साथ ही रखेगा। और बस मैं भी बिना कुछ सोचे समझे हर उस कागज़ पर दस्तखत करती गई, अपना अंगूठा लगाती रही जहाँ मेरे बेटे ने मुझसे कहा, बिना एक बार भी पूछे कि कैसे कागज़ हैं, किस चीज़ के कागज़ हैं। फिर मेरे बेटे ने गांव वाला घर बेच दिया और वह मुझे अपने साथ लेकर यहाँ शहर में आ पहुँचा, क्योंकि दोपहर उस वक्त लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे। मेरे बेटे ने पहले मेरे हाथ में 100 रुपये का नोट थमाया और फिर इधर उधर देखने लगा। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बोला कि माँ तुम्हें प्यास लगी होगी ना, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चल दिया। मैंने कहा भी कि बेटा मुझे अपने साथ ले चल, तो बोला कि तुम यहीं रहना, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ बस। पानी लेकर यूं गया और यूं आया। मैं वहीं खड़ी खड़ी इंतज़ार करती रही, लेकिन देखते ही देखते कई घंटे बीत गए, लेकिन मेरा बेटा नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह इंतज़ार कभी ख़त्म ही नहीं हुआ।
मैं आधी रात तक यूं ही बैठी रही। मन किया कि इधर उधर जाकर ढूंढूं और पूछूं, लेकिन फिर सोचती कि अगर मैं यहाँ से उठकर कहीं गई तो ऐसा ना हो कि मेरे पीछे मेरा बेटा आए और मैं ना मिलूं, तो वह वहां मुझे ना देखकर परेशान हो जाए। इसलिए मैं वहीं बैठी रही। इस पेड़ के नीचे आधी रात के टाइम थोड़ी हवा चलने लगी और धूल मिट्टी भी उड़ने लगी। तो मैं अपने थैले में से अपनी साड़ी निकाल कर उसे ओढ़े हुए बैठी थी और अपने पति की और अपने बेटे की तस्वीर लेकर बस रोए जा रही थी। न चाहते हुए भी मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे और मैं ऐसे ही उस तस्वीर को अपने सीने से लगाए उस साड़ी को ओढ़कर सो गई। जब तक मेरी आंख खुली तो देखा कि कोई आदमी वहां से थैला उठाकर भाग गया है। अब मैं क्या ही करती। निराश हुई वहीं बैठी रही। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार जब 4 दिन बीत गए और फिर भी मेरा बेटा मुझे लेने नहीं आया, तो धीरे धीरे मेरी भी उम्मीद टूटने लगी थी। लेकिन फिर भी खुद ही मैं खुद को समझाती कि नहीं, मेरा बेटा मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता, वह मुझे लेने ज़रूर आएगा। कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से हटने के लिए भी कहा, क्योंकि वे लोग उस पेड़ को काटना चाहते थे। लेकिन मैं वहाँ से हटी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। और वह इंतज़ार कुछ घंटे से कुछ दिन का हुआ, कुछ दिन से कुछ हफ्तों का, हफ्तों से महीने और महीने से सालों में। यूं ही मैं उसका इंतज़ार करती रही। पेट की भूख मुझे इधर उधर घूमने को मजबूर कर देती। अब वही पेड़, उस पेड़ की जड़ें ही मेरा ठिकाना थीं। मैं उस पेड़ के नीचे ही सर्दी, गर्मी, बरसात सब मौसम निकालती रही। कहीं कोई कुछ दे देता तो खा लेती, वरना ऐसे ही जिंदगी गुजर रही थी। लोगों से बस मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ मांगती रहती। वहां से हटाने के लिए उनसे मना करती कि मेरा बेटा मुझे यहाँ ढूंढने ज़रूर आएगा, तो वह मुझे पागल समझने लगे। और फिर धीरे धीरे मेरी हालत भी बिल्कुल पागलों जैसी हो गई। फिर मुझे नहीं पता कि जाने कब, किन हालातों में मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। फिर तो बस यहाँ से वहाँ मैं यूं ही फिरती रहती थी। कई बार तो किसी से खाना मांगने जाती तो कोई पत्थर मारता, तो कोई जूते चप्पल फेंक फेंक कर मारते कि चल पागल, निकल यहाँ से। शुरू शुरू में तो मुझे सब कुछ समझ आता था, फिर धीरे धीरे मुझे आदत हो गई और लोगों के कहने से मैं कब सचमुच पागल हो गई मुझे पता ही नहीं चला। बेटा, शायद मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मेरा अपना बेटा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर गया, और इसी की बदौलत मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, कितने अजीब खेल खिलाती है। वहाँ मेरा अपना सगा बेटा मुझे वहाँ सड़कों पर भूखा मरने के लिए छोड़ गया, और यहाँ तुम अनजान होकर भी मुझे सड़क से उठाकर यहाँ इस आश्रम में ले आए, जहाँ कम से कम मुझे 2 वक्त की रोटी और एक अच्छी जिंदगी मिल सके। झूठ कहते हैं लोग कि अपना खून अपना ही होता है, कुछ नहीं होता। कई बार अपना खून भी पानी बन जाता है और गैर अपने हो जाते हैं। अब देखो ना, तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे, लेकिन फिर भी तुमने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखा। जिन हालातों में मुझे मेरे अपने यूं ही छोड़कर चले गए, उन हालातों में भी तुमने मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कहती कहती चित्रलेखा जी की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। बेटा, अब तो बस एक ही प्रार्थना है कि ईश्वर मेरे बेटे को एक दिन ऐसा ज़रूर दिन दिखाए कि वह मुझे ढूंढता हुआ पूरी दुनिया में घूमे। एक दिन उसे मेरे दर्द का एहसास हो। जब बच्चे अपने माँ बाप का साथ ऐसे छोड़ते हैं तो कैसा लगता है। मैं चाहती हूँ कि एक बार वह इस दर्द से गुजरे, ताकि उसे मेरे दर्द का एहसास हो, मेरी तकलीफ़ उसे समझ आए कि उसने जो मेरे साथ किया वह कितना गलत था। तब साहिल बोला, बिल्कुल आंटी जी, ऐसा ही होगा,
क्योंकि इंसान चाहे कितने भी गुनाह कर ले और उन पर कितना भी पर्दा डाल दे, लेकिन उस ईश्वर की नज़रों से कुछ नहीं बचता। उसे सब पता रहता है। हर इंसान को उसके किए कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। तो आपके बेटे को भी जैसा उसने किया है उसका फल ज़रूर भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और आपके इस दर्द का एहसास भी होगा। उसे ज़रूर पता चलेगा कि एक माँ की बद्दुआ लेकर कभी भी कोई औलाद सुखी नहीं रह सकती। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब आपको किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका बेटा तो नहीं, लेकिन हाँ, बेटे से कम भी नहीं हूँ। यहाँ जितनी भी औरतें रहती हैं, वे सब मेरी माँ के समान हैं। और फिर आपसे तो मेरा एक अलग सा रिश्ता बन गया है। जिस दिन से आप मुझे अस्पताल में मिली, उस दिन से लेकर आज तक आपने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया है और मैं भी आपको अपनी माँ के समान समझता हूँ। इसीलिए अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने आने वाली हर मुसीबत को मुझसे होकर गुजरना होगा। अब तक आपकी ज़िंदगी जैसी कटी है वह तो नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ, आगे से आपकी जो ज़िंदगी होगी उसे बेहतर बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बस अब आप हमेशा मुस्कुराती रहिए और खुश रहिए। यह कहते हुए साहिल ने चित्रलेखा जी की आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराने लगा। तो उसे देखकर चित्रलेखा जी भी हंस पड़ी और बोली, ईश्वर करे कि तेरे जैसा बेटा हर माँ को मिले, तो दुनिया में ना ही तो किसी वृद्धाश्रम की ज़रूरत होगी और ना ही कोई माँ सड़कों पर भटकेगी। अब ऐसे ही सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। समय बीत रहा था। धीरे धीरे चित्रलेखा जी भी अपने दुखों को भूलकर उस वृद्धाश्रम में बहुत हंसी खुशी सब लोगों के साथ रहने लगी थीं और फिर अपनी जिंदगी के दुखों को भूल चुकी थीं। उनकी जिंदगी में अब बस साहिल उनका बेटा और इस वृद्धाश्रम के सभी जन उनके परिवार वाले थे और यह वृद्धाश्रम उनका घर था। बस यह सब बातें उनके लिए बहुत मायने रखती थीं। अब उन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, लेकिन साहिल ने चित्रलेखा जी के बेटे को ढूंढने का निश्चय किया। यूं तो वृद्धाश्रम में आने वाली हर वृद्ध महिला या पुरुष के बच्चों को ढूंढकर उनसे बातचीत की जाती थी, क्योंकि कई बार माता पिता गलती से अपने बच्चों से बिछड़ जाते हैं और उन्हें मिलाने का काम साहिल और उसके यहाँ के अन्य वॉलंटियर्स किया करते थे। इसीलिए उसके लिए चित्रलेखा जी के बेटे के बारे में पता करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। सबसे पहले साहिल ने चित्रलेखा जी से उनके बेटे के बारे में पूछा कि जो तस्वीर है वह वैसा ही दिखता है या उसका चेहरा अब पहले से कुछ बदल गया है। चित्रलेखा जी ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे साहिल ने एक आर्टिस्ट से उनके बेटे की तस्वीर बनवाई और उस तस्वीर को लेकर उसने अपने वृद्धाश्रम के सभी वॉलंटियर्स के पास भेज दिया और जल्द से जल्द उस लड़के को ढूंढने के लिए कहा। यह उनके लिए बहुत बड़ी बात इसलिए भी नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि चित्रलेखा जी का बेटा इसी शहर के आसपास कहीं रहता है और मुश्किल से 7 दिन के अंदर अंदर चित्रलेखा जी के बेटे पुनीत की सारी जानकारी साहिल के सामने थी। उसके वॉलंटियर्स ने पुनीत के बारे में सब कुछ पता किया और साहिल को आकर बता दिया। साहिल एक बार पुनीत से मिलना जरूर चाहता था, या कहो कि वह सिर्फ उससे मिलना नहीं चाहता था बल्कि उसे बर्बाद करना चाहता था। वह चाहता था कि पुनीत को उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिले जो उसने किया। वह माफ़ी के काबिल नहीं था, उसके लिए तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। बस यही सब सोचकर साहिल पुनीत से मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन पहले वह वहां नहीं पहुंचा बल्कि उसने जाकर पुनीत के घर, पुनीत के ऑफिस और उसके काम के बारे में जानकारी इकट्ठा की। सारी जानकारी एकत्र करने के बाद उसे समझ आया कि पुनीत ने पैसों से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वह बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहा। बस 2-4 क्लाइंट बंधे हुए हैं जिनकी बदौलत इसका काम बंद नहीं हुआ, बल्कि अभी तक यह अपना काम खोलकर बैठा हुआ है।
लेकिन अगर इसने चाहा और एक क्लाइंट ने भी इससे सामान लेना बंद कर दिया तो पुनीत के खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अब साहिल ने न सिर्फ पुनीत के क्लाइंट को बल्कि उसके ऑफिस के काम करने वाले हर एक व्यक्ति को पुनीत के पापों की लिस्ट गिनाना शुरू कर दिया और उसने पूरे के पूरे ऑफिस में उसकी सच्चाई बता दी, जिसके बाद उसके ऑफिस का एक एम्प्लॉय भी वहां काम नहीं करना चाहता था। लेकिन वह सब लोग वहां काम अपने परिवार के लिए कर रहे थे और अपने परिवार को चलाने के लिए किसी भी हालत में इंसान को काम करना पड़ता है ताकि उससे उन्हें दो पैसे मिल सकें। वही हिसाब यहाँ भी था। अब साहिल ने किसी भी तरह से उसके क्लाइंट्स को तोड़ने के बारे में सोचा, जिनकी बदौलत पुनीत का काम चल रहा था। मुश्किल से 2-4 क्लाइंट ही पुनीत से जुड़े हुए थे और ऐसे में अब साहिल का पूरा ध्यान केवल इस चीज पर था कि वह किसी भी तरह से पुनीत को बर्बाद कर दे। और इसीलिए पुनीत एक दिन जब अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि सब लोग उसके बारे में एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे और उसके पहुंचते ही सब लोग एकदम शांत हो गए। यह बात पुनीत को बहुत अजीब लगी। उसने ऑफिस में अंदर एक एम्प्लॉय को बुलाया और उससे पूछा कि बात क्या है। तब उसे उस एम्प्लॉय ने भी सारी बात बता दी, क्योंकि पुनीत ने बदले में उसे कुछ पैसे दे दिए थे। यह सब बात सुनने के बाद पुनीत को समझ तो आ गया कि कोई व्यक्ति उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और उसने सब लोगों को अपने कैबिन से बाहर निकलकर दुनिया भर की बातें सुनाई और कहा कि तुम लोग यहाँ मेरी चुगली करने के लिए नहीं आते। मैं तुम लोगों को यहाँ बैठकर बातें बनाने के पैसे नहीं देता, काम करने के पैसे देता हूँ। तो यहाँ बैठकर फालतू में मेरी चुगली करने की बजाय बेहतर होगा कि तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो, वरना एक एक को लात मार कर इस नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। फिर घूमते रहना सड़कों पर। तुम लोगों से आकर किसी ने भी मेरे बारे में कुछ भी बकवास की और तुम लोग अपने ही मालिक के बारे में कुछ भी सोचने लगे। कितने घटिया लोग हो तुम। यहाँ मैं तुम लोगों के घरों को चलाता हूँ और तुम मेरे ही खिलाफ जाने की बातें कर रहे हो। जिसको भी नौकरी छोड़नी हो वह अभी के अभी छोड़कर जा सकता है, वरना मेरे खिलाफ अगर एक शब्द भी मुंह से निकला तो मैं उसी दिन तुम लोगों को धक्के मार कर इस नौकरी से निकाल दूंगा। आया समझ? इतनी ही देर में यह सब बातें सुनकर एक एम्प्लॉय उठा और बोला, लेकिन सर, हमने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। आप क्यों हम सब लोगों को फालतू में इतनी बातें सुना रहे हैं और हमारे साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं? आखिर हमने किया क्या है? तो गुस्से में पुनीत ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोला, कहीं का मंत्री है तू या कहीं का मालिक है जो तुझे हर बात बतानी जरूरी है कौन आखिर तू? नौकर है, नौकर की तरह रहे। मालिक के सिर पर बैठने की कोशिश मत कर। 2 कौड़ी की औकात नहीं, चला है मुझसे सवाल करने। यह कहता हुआ पुनीत अपने कैबिन में चला गया। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश उसके नजदीक हो तब उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं। बस बिल्कुल वैसा ही कुछ पुनीत के साथ भी हुआ। बेचारा, जहां उसे अपने एम्प्लॉयज का भरोसा जीतना चाहिए था, अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, वहीं उसने उन्हें डराने के इरादे से अपना और बुरे से बुरा चेहरा उनके सामने दिखा दिया। और यह वहां उपस्थित किसी भी एम्प्लॉय को पसंद नहीं आया, क्योंकि वह व्यक्ति जिसका गिरेबान पकड़कर गया था वह इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसके कारण पिछले कई सालों में कंपनी को कई गुना मुनाफा हुआ और उसने कंपनी से कई अच्छे वर्कर्स को भी जोड़ा। लेकिन आज उसके साथ ऐसा व्यवहार, यह बात किसी को हजम नहीं हुई। लेकिन वे लोग मजबूर थे, ऐसे ही अचानक नौकरी नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए अब कोई भी इस कंपनी में रहना नहीं चाहता था। साहिल ने अपने एक जानकार की मदद से कंपनी के उन वर्कर्स को, जिनकी बदौलत वह कंपनी खड़ी हुई थी, अच्छी से अच्छी जगह नौकरी दिलवाई और साथ ही सैलरी भी उन्हें इससे ज़्यादा ही मिली। तो वर्कर्स को काम छोड़ने में देर न लगी। इधर सब लोग धीरे धीरे कंपनी छोड़कर जाने लगे और उधर पुनीत को जो 2-4 ऑर्डर्स मिल जाया करते थे
वह भी अब मिलने कम होने लगे। तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे और क्या नहीं। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उसके क्लाइंट ना बिगड़ें, लेकिन साहिल ने उसका पूरा काम तमाम कर दिया और एक ही महीने में पुनीत के सारे एम्प्लॉयज़ काम छोड़कर चले गए। अब जब पुनीत के पास एम्प्लॉयज़ ही नहीं बचे तो काम कौन करता। पुनीत की कंपनी एक तो पहले से ही इतने घाटे में चल रही थी, ऊपर से उसने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो बदतमीजी की, उसके बाद तो वापस कोई भी उसके पास आने को तैयार ही नहीं था। पुनीत की कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ना चाहते हुए भी अपने हाथों से उसे अपनी फैक्ट्री में ताला लगाना पड़ा। ऐसे ही समय बीतता रहा और पुनीत के लाख कोशिश करने पर भी वह वापस उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जो वह हासिल करना चाहता था। और इधर चंद्रलेखा जी धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी वह बिल्कुल पहले की तरह तेज तर्रार बन गई थीं। वह बहुत ही कुटिल बुद्धि की महिला थीं, किंतु औलाद के प्यार में अपना दिमाग भला कोई कहाँ इस्तेमाल करता है। बच्चों के प्यार में तो वैसे ही सब कुछ लुटा बैठता है इंसान। तो वैसा ही कुछ चंद्रलेखा जी के साथ भी हुआ। लेकिन अब जब पुनीत सड़क पर आ गया तो साहिल ने चंद्रलेखा जी को उनके बेटे की स्थिति के बारे में बताया और कहा कि माँ जी, आज आपके बेटे को उसके किए कर्मों की सजा मिल चुकी है। ईश्वर ने उसे उसके कर्मों का फल दिया है। आज उसे एहसास हो रहा होगा कि उसने आपके साथ कितना गलत किया। दूसरों के साथ बुरा करने वालों के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। उसने जो किया वह नफरत के काबिल था। लेकिन आज मैंने जो गलती की वह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। साहिल ने सब कुछ चंद्रलेखा जी को बता दिया कि कैसे उसने पुनीत के बारे में सब कुछ पता लगाया और उसने पुनीत को बर्बाद करने के लिए क्या किया क्या नहीं। किस तरह से उसने पुनीत के सभी एम्प्लॉयज़ के सामने पुनीत की सच्चाई लाकर रख दी। उसने चंद्रलेखा जी को सब कुछ बताया। तो यह सब सुनने के बाद चंद्रलेखा जी ने साहिल से कहा, बेटा, तूने जो किया वह किसी भी तरीके से गलत नहीं है। बिगड़े हुए इंसान को सही रास्ते पर लाने के लिए किसी न किसी को तो कदम उठाना ही पड़ता है। और फिर मेरा बेटा जितना बुरी सोच का व्यक्ति बन चुका था, उसे सबक सिखाने के लिए ऐसी ही चतुराई की ज़रूरत थी। तूने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। बस अब तो जो भी हो, मेरा यह जीवन केवल मुझ जैसे बुजुर्गों के लिए ही समर्पित है। और एक बार अपने उस घर को देखना चाहती हूँ जिस घर से मुझे बरसों पहले दूर कर दिया गया, क्योंकि उस घर में मेरी एक बहुत कीमती चीज़ छुपी है। दरअसल पुनीत के पिताजी का कुछ पुराना सामान अभी भी उस घर में पड़ा हुआ है, क्योंकि जब उसने उस घर को बेचा था तो इसने वह पुराना सामान उन्हें ही इस्तेमाल करने को दे दिया। लेकिन मैं अपने पति का सामान वापस लाना चाहती हूँ और अपने पास रखना चाहती हूँ। पहले तो सोचा था कि बेटे के सहारे जीवन जी लूंगी, लेकिन जब बेटे ने ही मुझे ठुकरा दिया तो अब मेरे पास सिवाय मेरे पति की यादों के और कुछ नहीं बचा है। इसीलिए बेटा, एक बार मुझे मेरे घर ले चल। जब चंद्रलेखा जी ने साहिल को कई बार कहा तो वह मान गया और अगले ही संडे वह उन्हें उनके पुराने घर लेकर पहुंचा। चंद्रलेखा जी जैसे ही अपने घर पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले वहां रह रहे लोगों को अपना परिचय दिया। उनके नाम बताते ही वहां उपस्थित मकान मालिक ने उन्हें पहचान लिया, बैठने के लिए कुर्सी दी और पानी लेकर आया। तब चंद्रलेखा जी ने हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए कहा, भाई साहब, जब मेरे बेटे ने यह घर आपको बेचा था उस वक्त हालात कुछ और थे। मेरा बेटा बहुत जल्दबाजी में था और इसीलिए उसने अपने घर का सामान सारा आपको यूं ही मुफ्त में दे दिया। मुझे इससे कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन भाई साहब, इस घर में मेरे पति की कुछ पुरानी यादें हैं। मेरे पति का कुछ पुराना सामान है जिसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास सिवाय मेरे पति की यादों के और कुछ नहीं है। मेरे बेटे ने तो मुझे कब का छोड़ दिया। यह सब बातें कहती हुई चंद्रलेखा जी की आंखें नम हो गईं।
तो उन्हें परेशान देखकर उस व्यक्ति ने कहा, बहन जी, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? यह तो आपकी अच्छाई थी कि आपने इस घर में रखा सारा सामान हमारे हवाले कर दिया, वरना मैं सब कुछ कैसे संभालता? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे उस वक्त कि मैं यह सब सामान खरीद पाता। आपकी मेहरबानी थी जो सब कुछ हमें यूं ही दे दिया। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप ले जा सकती हैं। यह सब सामान तो आपका ही है और आपके स्वर्गवासी पति की अमानत मैं भला अपने पास क्यों रखने लगा? जाइए बहन जी, आपको जो भी लेना है आप शौक से ले लीजिए। तब चंद्रलेखा जी ने उस घर में सबसे ऊपर बने हुए छोटे से कमरे में अलमारी के पीछे बनी हुई एक छोटी सी अलमारी में रखा हुआ एक छोटा सा बक्सा उठाया, जिसमें उनके पति ने अपना इस्तेमाल करने वाला सभी सामान रखा हुआ था। एक घड़ी, एक अंगूठी, उनकी टोपी और भी छोटी मोटी कई चीजें उस बड़ी अलमारी के ऊपर उनकी छड़ी भी रखी हुई थी। साथ ही उनकी एक बहुत बड़ी सी तस्वीर। इन सब चीज़ों को लेकर चंद्रलेखा जी वहाँ से बाहर निकलने लगीं। तभी उस आदमी ने उनसे कहा कि बहन जी, एक बार सामान दिखा दीजिए, गलती से हमारा कुछ सामान न चला जाए। यह कहकर उस आदमी ने लालच के चलते उनके पति की वह चांदी की अंगूठी ले ली और कहा कि यह अंगूठी मेरी है, मैं इसे आपको नहीं ले जाने दे सकता। बाकी सब सामान आप चाहें तो ले जा सकती हैं। तब चंद्रलेखा जी ने कुछ ना कहा। एक दो बार कहा कि भाई मेरे पति की अंगूठी है, लेकिन जब वह नहीं माना तो वह आराम से चली गईं। घर जाकर उन्होंने देखा कि उनके पति के उस छोटे से बक्से में जहां उनका सामान रखा हुआ था, उसके नीचे एक बहुत छोटी सी डिबिया बंद होकर कपड़े से ढकी हुई रखी थी। यह सब देखकर वह थोड़ा चौंक गईं और उन्होंने साहिल को वह डिब्बी दिखाई। साहिल उस डिब्बी को निकालते ही चौंक गया, क्योंकि उस डिब्बी में उनके पति के सोने के जेवर भरे हुए थे। कई सारी अंगूठियां, कई सारी चेन, जिनकी कीमत भी लाखों में थी। यह सब देखकर साहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोला, माँ जी, आपके पति तो आपके लिए इतना सब कुछ छोड़कर गए थे, आप ही वक्त रहते समझ नहीं पाई। देखिए, यह सब सोने की चीजें हैं, जिनकी कीमत लाखों नहीं करोड़ों में होगी। चलिए, चलकर सुनार से बात करके देखते हैं। वे लोग सुनार के पास गए तो पता चला कि उन जेवरों की कीमत लाखों में ही नहीं बल्कि करोड़ों में है। यह सुनते ही साहिल और चंद्रलेखा जी फूले न समाये। चंद्रलेखा जी ने आधे से ज्यादा जेवर बेच दिए और कुछ अपने भविष्य के लिए संवार कर रखे। अब उन पैसों से उन्होंने अपने लिए एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और अपने खाने पीने के लिए 2 पैसे का रोजगार देखा और बाकी बचे पैसों से वृद्धाश्रम के लोगों की मदद की। वहीं वृद्धाश्रम के आसपास पुनीत काम ढूंढता फिर रहा था कि तभी उसकी नज़र वृद्धाश्रम के सामने नई गाड़ी से उतरती बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि यह वृद्ध महिला चंद्रलेखा जी ही थीं। पुनीत ने जब अपनी माँ को इस ठाट बाट से देखा तो वह चौंक गया और दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, माँ, आप, वह भी इस हाल में? इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? और आप यहाँ? फिर कुछ सोचकर बोला, आप यहाँ कैसे आई माँ? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। यह गाड़ी, यह सब पैसा रुपया सब आपका ही है क्या? तब चंद्रलेखा जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, ईश्वर की कृपा से यह सब मेरा ही है। अब मैं लाचार नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं हूँ। ईश्वर की कृपा से अब मैं अपना खर्चा खुद चला सकती हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं हूँ। यह सब सुनते ही पुनीत की आंखों में पैसे तैरने लगे और वह अपनी माँ के गले लगकर बोला, माँ, कितने सालों से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मुझे वहीं मिलना, लेकिन आप न जाने कहाँ चली गईं। मैं तो इतने सालों से आपको ढूंढते ढूंढते पागल हो गया, लेकिन आप मुझे कहीं न मिली। आखिरकार आज भगवान ने मेरी सुन ही ली, जो आप मुझे मिल गईं। मैं कब से आपको तलाश कर रहा था। खाना पीना भी बस जीवन जीने के लायक ही था। जब से आप मुझसे दूर हुई,
मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा हूँ। आपकी बहुत याद आती है। यह कहते हुए उनके गले लगने लगा तो पुनीत की माँ यानी चंद्रलेखा जी बोली, याद तो मुझे भी तेरी बहुत आती थी, लेकिन तू मुझे एक बार यहाँ छोड़कर जो गया, तूने पलटकर भी नहीं देखा। पर तू मुझसे कह रहा है कि मैं कहाँ चली गई थी। मैं तो पिछले 4-5 सालों से भी तेरा यही इंतजार कर रही थी, लेकिन तू तो आया ही नहीं। ईश्वर ने मेरी सुन ली और मुझे एक और लड़का मेरे बेटे के रूप में दे दिया। अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं बेटा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तू अपनी ज़िंदगी में खुश रह और मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दे। यह कहती हुई चंद्रलेखा जी ने उसे खुद से दूर कर दिया। वह उनसे लाख माफ़ी मांगता रहा, लेकिन चंद्रलेखा जी उसकी बातें अनसुनी करके वृद्धाश्रम में चली गईं। अब उनसे जितना जैसे बन पड़ता वृद्धाश्रम में दान किया करती और अक्सर समय भी वहीं बिताया करती। अब उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी और यह सब केवल उनके स्वर्गवासी पति के कारण था। यदि उन्होंने आज उनके लिए कुछ न छोड़ा होता तो वह वृद्धाश्रम के किसी कोने में ही रह रही होती। वह तो फिर भी बेहतर होता। अगर साहिल न मिला होता तो वह आज भी शायद सड़कों पर किसी के पत्थर खा रही होती, और वह भी अपने सगे नालायक बेटे की खातिर। अपने सगे बेटे की वजह से तो अगर सगी औलाद पुनीत जैसी हो, उससे कई गुना बेहतर है कि किसी भी माँ बाप को एक औलाद मुँह बोली ही सही पर साहिल जैसी भी मिले, जो उनका हमेशा ख्याल रख सके, जो उनके पैसे से नहीं बल्कि उनसे प्यार करे, जो उन्हें घर से फेंकने वाला सामान नहीं बल्कि घर की शोभा बढ़ाने वाले कीमती सामान नहीं इंसान समझे, जो उन्हें खुद से भी ज़्यादा प्यार करें, जो उनके लिए कुछ और करें या ना करें लेकिन उनकी इज्जत करें और माता पिता के नाते उनका सम्मान करें। क्या आप हैं एक अच्छे बेटे, एक अच्छी औलाद? दिल पर हाथ रखिए और खुद बताइए। अगर नहीं तो ज़रूरत है आपको एक अच्छी औलाद बनने की, और अगर हाँ तो आप खुशनसीब हैं, क्योंकि आपकी औलाद भी भविष्य में आपके साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी और आप एक अच्छी औलाद ही नहीं बल्कि एक अच्छे माता पिता भी साबित होंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके जाएं, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें और मुझ पर और मेरे चैनल पर अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। थैंक यू सो मच।